और अब हम एक ऐसी खबर पर दस्तक देने जा रहे हैं जिस पर बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच जोरदार टक्कर हो रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून को लेकर भड़की हिंसा में बांग्लादेश कनेक्शन की बात कही जा रही है। आखिर क्या है पूरा सच, आज हम दस्तक में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। हम आपको ये बता दें कि मुर्शिदाबाद जिले की 125 किलोमीटर लंबी सीमा बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। इसमें 42 किलोमीटर का हिस्सा जमीनी है, बाकी पद्मा नदी ही बॉर्डर है। कई किलोमीटर में कोई बाढ़ तक नहीं है। मुर्शिदाबाद जिले से सटे नदिया जिले के लगभग 20.5 किलोमीटर में कोई बाढ़ नहीं है। अब यहाँ पर ममता बनर्जी ये कहती हैं कि बीएसएफ बांग्लादेशियों को प्रवेश की अनुमति देती है, जबकि बीजेपी कह रही है कि बंगाल में पहले से मौजूद बांग्लादेशी घुसपैठियों ने यह उत्पात मचाया है। देखिए क्या है मुर्शिदाबाद में हिंसा के बांग्लादेशी कनेक्शन का पूरा सच। क्या वक्फ एक्ट पर विरोध प्रदर्शन की आड़ में बांग्लादेशियों को मौका मिल गया? क्या मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़काने का प्लान बांग्लादेश में काफी पहले से बन रहा था? भारतीय एजेंसियों को हिंसा के बांग्लादेश कनेक्शन पर कौन से खुफिया सुराग मिले हैं? क्यों बीजेपी और टीएमसी हिंसा के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही है? वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, 24 परगना, हुगली और मालदा जिलों में हिंसक विरोध प्रदर्शन होते हैं। दुकानों, घरों में तोड़फोड़ कर लूट भी की जाती है। पैसे नहीं देगा तो हम कैसे रहेगा? वो लोग ज्यादा है ना, हम लोग हिंदू कितना है? मेरा दुकान लूटपाट हुई है। मिनिमम 150 लोग थे वहाँ पर। पिस्तौल वगैरह, बम, सब तरवल सब लेके हम तो भाग गया था। मेरा नाम मोहम्मद रफीकुल शेख है। आपका भी लूट गया दुकान? मेरा दुकान लूट गया, प्राय 2-3 लाख का माल था, सबको लूट ले भाग गया। 500 से 600 लोग आया था, उसके घर में घुसकर सब कुछ लूट लिया, उसके बाद आग लगा दिया। लेकिन मुर्शिदाबाद में 10 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच हुई हिंसा में जब एक पिता पुत्र की हत्या करने वाले 2 आरोपी पकड़े जाते हैं तो बांग्लादेश कनेक्शन का शक गहरा जाता है। एक आरोपी बीरभूम और दूसरा आरोपी बांग्लादेश बॉर्डर से पकड़ा जाता है। इनके नाम कालू नदाब और दिलदार नदाब हैं। दोनों ने हरगोविंद दास और चंदन दास की हत्या की थी। इसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसियां बेहद चौंकाने वाले खुलासे करती हैं। पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर जांच एजेंसियों के चौंकाने वाले खुलासे। हिंसा के पीछे बांग्लादेशी आतंकी संगठन अंसार उल बांग्ला टीम का हाथ। केंद्रीय एजेंसियों का खुलासा, हिंसा के लिए विदेशों से की गई फंडिंग। सूत्रों की माने तो भारत बांग्लादेश सीमा से सटे इलाके में अंसार उल बांग्ला टीम के स्लीपर सेल सक्रिय हैं, जो लंबे वक्त से बंगाल में हिंसा की प्लानिंग कर रहे थे। शुरुआती तौर पर केंद्रीय जांच एजेंसियों को जो सबूत मिले हैं वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि शुरू में रामनवमी की तारीख तय थी। हालांकि सख्त सुरक्षा व्यवस्था के कारण चीजें बदल गईं और फिर नए वक्फ कानून ने वो ट्रिगर पॉइंट दे दिया। देखिए, रामनवमी के पहले से ही पूरा बंगाल में उत्तेजना फैलाना, भय का वातावरण बना करके हिंदू को घर में बंद करने की जो साजिश रची थी वो सफल नहीं हुई। इसलिए जहां जहां हिंदू कम संख्यक है वहां जानबूझ करके उत्तेजना फैला करके लोगों को डराना, धमकाना और वहां से निकालना, उसको बांग्लादेश बनाने का जो साजिश चल रही है, ममता सरकार उसको मदद कर रही है। देखिए, हिंदू प्लान बिल्कुल नहीं कर रहे, ये प्लान करवा रहे हैं जानबूझ करके, एक माहौल खराब कर रहे हैं ताकि वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाए। इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं? लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले 1 सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बीजेपी कह रही है कि बंगाल में वक्फ बिल पर ममता बनर्जी ने विरोध प्रदर्शन करने के लिए उकसाया, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद सुलग उठा और फिर बांग्लादेश का कनेक्शन सामने आने लगता है। सूत्रों का कहना है कि हिंसा पर गृह मंत्रालय को केंद्रीय एजेंसी की ओर से शुरुआती जानकारी मिली है, उसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों की हिंसा में भूमिका की आशंका जताई गई है।
गृह मंत्रालय को मिली शुरुआती जानकारी के मुताबिक अवैध बांग्लादेशियों को हिंसाग्रस्त इलाकों में सक्रिय होने में स्थानीय प्रशासन की लापरवाही बड़ी वजह बनी है। सूत्रों के मुताबिक अवैध रूप से दाखिल हुए इन बांग्लादेशी घुसपैठियों का नियम के मुताबिक सत्यापन नहीं किया गया था और इस वजह से वो हिंसा प्रभावित इलाकों में सक्रिय होते गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि कुछ परिवारों को वहां से अपना इलाका छोड़ना पड़ा। इसके बाद हिंसाग्रस्त इलाकों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती हुई। लेकिन अब बंगाल में बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर आरोपों की तलवारें तान कर खड़ी हो गई। बीजेपी कह रही है कि हिंसा को ममता बनर्जी ने हवा दी और टीएमसी कह रही है कि बीजेपी धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की सियासत कर रही है। हिंदुओं को जागना चाहिए और हिंदू अगर एक बार उतरे, 70% हिंदू अभी भी है, अगर एक बार हाथ में तलवार लेकर जरूरत पड़ी तो उतरे तो बहुत बड़ी परेशानी ममता बनर्जी को संभालना। बीजेपी के अध्यक्ष है, आप अगर इस तरह से बात करेंगे तो हिंसा और नहीं भड़केगी? हम तो ममता बनर्जी को बार बार बोल रहे हैं कि कंट्रोल कर लो, कंट्रोल कर लो, कंट्रोल कर लो। हम तो भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी है ना, 100 तक देखेंगे, 101 जब चले जाएंगे तो सुदर्शन को बुलाना ही पड़ेगा, क्या करें। घटना जो बंगाल में हुई इसका पीछे भारतीय जनता पार्टी के हाथ है। एकदम मैं दावे से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी चाह रहा है कि धर्म में लड़ाई लगा दे। दूसरा स्टेट से आदमी बुलाया है, इवन बाहर के जो राष्ट्र है वहां से भी किसी को भेज के एकदम प्लान करके ये लोग सब करने का कोशिश किए हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा पर भड़की सियासत में नेताओं की जबान भी बेकाबू हो रही है। अब योगी के मंत्री ने ही ममता बनर्जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी है। देखिए, मुर्शिदाबाद में जो घटना हुई है, जैसे आपने रामायण का एक पार्ट देखा है ना, ताड़का का, वैसे ही ममता बनर्जी ताड़का का पार्ट वहां अदा कर रही है। मुख्यमंत्री के रूप में नहीं है वो एक ताड़का के रूप में हमने रावण का वध कर दिया है। हमारी जनता ने दिल्ली में, केजरीवाल रावण था क्योंकि दिल्ली की हमारी नाक के नीचे ही भ्रष्टाचार बेईमानी कर रहा था, इसलिए रावण का वध हो गया। अब ताड़का का वध होना है, आने वाले चुनाव में ताड़का का वध हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने नमाज पढ़ने तो जाएंगी लेकिन मंदिर में नहीं गई कभी। आपको बता दें कि मोदी सरकार के वक्फ कानून को लेकर अब बांग्लादेश में भी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। खिलाफत मजलिस पार्टी ने 23 अप्रैल को ढाका में भारतीय दूतावास तक विरोध मार्च निकालने की बात कही है। साथ ही बांग्लादेश की सरकार से भी इसके खिलाफ ठोस कदम उठाने की मांग की है। सूत्रों से ये भी जानकारी मिली है कि बांग्लादेश में वक्फ बिल पर विरोध करने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI सपोर्ट कर रही है। मुर्शिदाबाद से अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। वक्फ कानून को लेकर कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत में वक्फ कानून के खिलाफ दायर अर्जी पर सुनवाई होगी। सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट में कल क्या होगा। क्या वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा सकता है या फिर संसद से पास वक्फ कानून में दखल देने से देश की सर्वोच्च अदालत इनकार कर सकती है। वक्फ कानून का भविष्य अब देश की सबसे बड़ी अदालत में तय होगा। मतलब वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट संविधान की कसौटी पर परखेगा। सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून की अर्जी पर कल क्या होगा, क्योंकि वक्फ कानून पर सुप्रीम सुनवाई से पहले शहर शहर विरोध प्रदर्शन जारी है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन में जमकर हिंसा हुई। हिंदुओं पर हमले हुए तो सुनवाई से ठीक पहले देश के केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू का बड़ा बयान सामने आया है। सबसे पहले सुनिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले किरण रिजिजू ने एक इंटरव्यू में क्या कहा। मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट विधायी मामले में दखल नहीं देगा। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर कल सरकार न्यायपालिका में दखल देती है तो अच्छा नहीं होगा। शक्तियों का बंटवारा अच्छी तरह से परिभाषित है। केंद्रीय मंत्री ने न्यायपालिका और कार्यपालिका के अधिकारों का मतलब समझाया, लेकिन कल यानी 16 अप्रैल को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच वक्फ कानून के खिलाफ दायर की गई दर्जन भर अर्जियों की सुनवाई करेगी। सवाल यही है कि कल सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, तो इसे लेकर 3 तरह के विकल्पों की संभावना जताई जा रही है। पहला, देश की सबसे बड़ी अदालत वक्फ कानून को लेकर सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर सकती है। दूसरा,
वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट अस्थायी रूप से रोक लगा सकती है, लेकिन इसकी संभावना कम है। तीसरा, देश की सबसे बड़ी अदालत वक्फ कानून में दखल देने से इनकार कर सकती है। वो कहती है कि इस टाइप के मसले संविधान पीठ पे जाते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े तबके को ये एड्रेस करता है, इफेक्ट आता है और इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हैं। तो अमूमन संविधान पीठ ही इस टाइप के मसले को सुनता है और सुनना भी चाहिए। आपको बता दें, वक्फ संशोधन कानून 2025 को 3 आधार पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। पहला, मौलिक अधिकारों का हनन। दूसरा, धार्मिक आजादी का हनन। तीसरा, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन। बड़ी बात यह है कि वक्फ कानून के खिलाफ कई सियासी दलों ने, संस्थाओं ने और सांसदों ने अर्जी डाली है। सभी को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से वक्फ कानून को लेकर राहत की खबर आएगी। अगर वक्फ कानून के विरोध में कोर्ट पहुंचे लोगों की तैयारी पूरी है, तो सरकार की तरफ से भी वक्फ कानून को लेकर स्टैंड एकदम क्लियर है। सुनवाई से पहले एनडीए शासित 4 राज्य वक्फ के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र ने वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। चारों राज्यों ने वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की इस दलील का विरोध किया है कि वक्फ संशोधन अधिनियम संविधान में दिए मौलिक अधिकारों के साथ अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन है। चारों राज्यों ने अपनी याचिका में कहा है कि कानून में किए गए संशोधन वक्फ में सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए किए गए हैं। संशोधन से पहले सभी हितधारकों के साथ चर्चा की गई है। संविधान के हिसाब से वक्फ कानून में संसद से संशोधन किए गए हैं। यही दावा वक्फ कानून को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वक्फ कानून को लेकर कानूनी लड़ाई लंबी चल सकती है, लेकिन ये कितनी लंबी होगी, ये सुप्रीम कोर्ट के रुख से कल साफ होगा। सुप्रीम कोर्ट भावनाओं से या सियासत से नहीं, बल्कि सिर्फ कानून की रोशनी पे चलता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला कैसे आगे बढ़ता है और कहां कैसे मुड़ता है। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। सुप्रीम कोर्ट पर सबकी नजर है। ठीक बिल्कुल वैसे ही बंगाल में हुई हिंसा के बाद मुर्शिदाबाद से पलायन कर चुके हिंदुओं का अब क्या होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। ऐसा क्यों, आपको ग्राउंड रिपोर्ट के द्वारा हम ये बता रहे हैं। मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध के नाम पर 72 साल के गोपाल दास और 40 साल के चंदन की पीट कर हत्या कर दी गई। डर और दहशत के चलते गोपाल दास के परिवार को मुर्शिदाबाद छोड़कर झारखंड के साहिबगंज में शरण लेनी पड़ी। मुर्शिदाबाद में परिवार ने जो देखा, उनकी आपबीती रोंगटे खड़े कर देने वाली है। परिवार के 2 सदस्यों की हत्या हो गई। जान बचाने के लिए बंगाल छोड़कर झारखंड आना पड़ा, लेकिन इस परिवार के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय ममता सरकार के मंत्री नमक छिड़क रहे हैं। यहाँ पर ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं, तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं। सब ठीक है। एक घटना घट गई है, उसको लेके ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वो घटना ऐसा, इससे बहुत बड़ा घटना यूपी पे, इसमें गुजरात में घटी थी। गोपाल दास के परिवार को बंगाल छोड़ना पड़ा, जबकि सैकड़ों हिंदू परिवार जान बचाने के लिए मालदा के स्कूल में शरणार्थी बनकर रह रहे हैं। सवाल यही है कि इन परिवारों का कसूर क्या था? इन्हें किस गुनाह की सजा दी गई? इन्हें इंसाफ कौन देगा? क्योंकि ममता सरकार की पुलिस पर भरोसा नहीं, तो तमाम सियासी दलों के नेता मुर्शिदाबाद हिंसा को एक्शन का रिएक्शन बता रहे हैं। देखिए, हिंदू पलायन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ये पलायन करवा रहे हैं जानबूझ करके, एक माहौल खराब कर रहे हैं ताकि वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाए। अटल जी जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि एक्शन का रिएक्शन होता है। तो मुर्शिदाबाद के अंदर भी एक रिएक्शन है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है।
ये तब है जब मुर्शिदाबाद के पुलिस थानों में हिंसा के पीड़ित कतारों में खड़े होकर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। दंगाइयों ने जमकर लूटपाट की, घरों को आग लगा दी। पुलिस दंगाइयों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है, लेकिन खौफ अभी बरकरार है।